वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट विषय ले रखा है 12th क्लास में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर, जो आपका 17 मार्च को पेपर होगा इतिहास विषय का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर करेंगे। टोटल 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और 80 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। निर्देश आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में मुहरें बनी हुई थी। तो आपका आ ऑप्शन है खड़िया पत्थर, बा ऑप्शन है आपका बालू पत्थर, सा ऑप्शन है आपका मिट्टी और दा ऑप्शन है आपका सेल घड़ी। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सिंधु सभ्यता में मुहरें बनी हुई थी, सेल घड़ी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। दा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो आपका आ ऑप्शन है सामवेद, बा ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, सा ऑप्शन है आपका ऋग्वेद और दा ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? यजुर्वेद, यानी कि बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, अल बिरूनी की कृति है। अल बिरूनी की कृति का आपको नाम बताना है। देखिए, महाभारत होगा नहीं क्योंकि ये वेद व्यास जी की रचना है। ठीक है, रिहिला ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अबुल फजल की रचना है, सॉरी ये बेनिजार भुट्टो की रचना है। आइन ए अकबरी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये होगा अबुल फजल की रचना। तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद जो है अल बिरूनी की कृति है, तो आपका द ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आ ऑप्शन है 1529 ईस्वी, बा ऑप्शन है आपका 1542 ईस्वी, सा ऑप्शन है आपका 1565 ईस्वी और दा ऑप्शन है आपका 1530 ईस्वी। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? 1529 ईस्वी, यानी कि आ ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा ये नीति लागू की गई थी। तो आपका आ ऑप्शन है 1760 ईस्वी, बा ऑप्शन है आपका 1775 ईस्वी, सा ऑप्शन है आपका 1793 ईस्वी और दा ऑप्शन है आपका 1762 ईस्वी। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? 1793 ईस्वी, यानी कि सा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून कब बनाया था? तो आपका आ ऑप्शन है 1820 ईस्वी, बा ऑप्शन है आपका 1830 ईस्वी, सा ऑप्शन है आपका 1829 ईस्वी और दा ऑप्शन है आपका 1840 ईस्वी। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? 1829 ईस्वी, यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख लीजिए इनको अच्छी प्रकार से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख लीजिए। पहले में आपको राइट आंसर लिखना है डी ऑप्शन, नेक्स्ट में आपको राइट आंसर लिखना है बी ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना है किताब उल हिंद। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चौथे में आपको राइट आंसर लिखना है ए ऑप्शन 1529 AD और पांचवें में आपको राइट आंसर लिखना है सी ऑप्शन 1793 और छठे में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? छठे में आपको राइट आंसर लिखना है 1829 AD, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका, प्रारंभ में रिक्त स्थान मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी प्रारंभ में पूछा है, बाद में नहीं पूछा है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि अगर प्रारंभ में पूछा जाए तो प्रारंभ में आपको राजगृह लिख देना है। मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? राजगृह। और अगर कालांतर पूछा जाए, कालांतर यानी कि बाद में, ठीक है, कालांतर आपसे पूछा जाए तो कालांतर बाद में मगध की राजधानी क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र हो गई थी, जिसे वर्तमान में पटना शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पे पूछा गया है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में क्या लिखना है आपको? राजगृह। और अगर बाद में पूछा जाए तो इसमें आपको लिखना है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा,
महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिक्तिस्तान भाषा में लिखा गया था। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक दो भाई थे, उनका नाम क्या था? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था संगम। इसके लिए इनके पिताजी के नाम पर ही इस वंश को संगम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसे हम तहसीलदार कहते थे। क्या कहते थे? तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका छठा, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन रिक्तिस्तान में किया था। तो ये किया था 1857 में, लेकिन मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो आपके रिक्तिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में देख लेना है और इनके आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों को सत्य असत्य लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपको सत्य लिख देना है, बिल्कुल सत्य बात ये आपकी होने वाली है। दूसरा है आपका, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चाएं। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, दूसरे में भी आपको सत्य लिख देना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। गलत बात है, मीरा के गुरु थे रैदास, ना कि कबीर। तो इसलिए इसमें आपको क्या लिखना है? आपको असत्य लिखना है। ठीक है, तीसरे में आपको असत्य लिख देना है। नेक्स्ट है आपका, कालीन मैकेंजी ने 1810 में विजयनगर की यात्रा की। नहीं, गलत बात है, कालीन मैकेंजी ने 1800 में की थी, ना कि 1810 में। तो 1800 में की थी, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है? असत्य लिख देना है। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल था। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, आपने विकल्प में अगर ध्यान दिया हो तो बिल्कुल सत्य बात है, आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल ही था। सत्य आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, सत्य। और छठा है आपका, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू किया गया था। बिल्कुल सत्य बात है, ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सत्य असत्य कंप्लीट याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए देखते हैं सही जोड़ी। पहला है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को आपको मैच करना है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, दूसरा है आपका बहुपत्नी प्रथा। तो बहुपत्नी प्रथा कब लागू हुई थी, किसके समय? सातवाहन के समय लागू हुई थी, तो सातवाहन से इसको मैच करना है। तीसरा है आपका फ्रांसवा वर्नियर। तो ये एक डॉक्टर था, यानी कि चिकित्सक था, तो चिकित्सक से इसको मैच कर देना है। नेक्स्ट है आपका महानवमी डिब्बा। तो इसका संबंध किससे है? विजयनगर से है। कुंवर सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? बिहार से है। ठीक है, बिहार कहाँ पे? ये देखिए बिहार। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग स्थित है, तो इसको आपको अमृतसर से मैच करना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 4 यानी कि सही जोड़ी मैच कर लेना है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी साथ के साथ आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये दो लोगों ने किया था। एक तो हो जाएगा आपका दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन। और दूसरा हो जाएगा आपका शकुनी। ठीक है, शकुनी। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है दुर्योधन या फिर शकुनी। ठीक है, इसकी जगह आप कौरव भी लिख सकते हैं कि कौरवों ने आमंत्रित किया था, तो यहाँ पे आप कौरवों भी लिख सकते हैं, कौरवों ने। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, दुर्योधन, शकुनी या फिर कौरवों ने। नेक्स्ट है आपका दूसरा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप सभी को पता होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, आप इसको याद रखिए। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बालक का नाम भी आप याद रखिए, बुद्ध के बालक का नाम क्या था? बालक का नाम राहुल था। पत्नी का नाम भी आप याद रखिए, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा,
अलवार कौन थे? तो अलवार दक्षिण भारत यानी कि तमिल प्रांत के कवि और संत थे। तो आपको इसमें राइट आंसर लिखना है दक्षिण भारत के भी आप लिख सकते हैं या फिर तमिल के भी लिख सकते हैं। दक्षिण भारत के कवि और संत, कवि व संत, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में हासिल जो टैक्स इकट्ठा करते थे, राशि को इकट्ठा करते थे, तो उसे ही कहा जाता था। तो इसमें आपको लिखना है प्राप्त या एकत्रित राशि को, ठीक है। प्राप्त या एकत्रित, जो इकट्ठी होती है, टैक्स होता है, एकत्रित राशि को, ठीक है, राशि को। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। तो इसके उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब पेशवा, ठीक है, नाना साहेब पेशवा। आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे आप, साबरमती, ठीक है, साबरमती से प्रारंभ की थी। और इसको आप याद रखना है कब प्रारंभ की थी, तो ये सन 1930 में प्रारंभ की थी, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका सातवां, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो बच्चे को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन और आंसर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है भाई, सारे परीक्षा में पूछे जाएंगे। छठा प्रश्न आप देख लीजिए, मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन किन पदार्थों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है आपका, महाजनपदों की 2 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा है गृहपति से क्या आशय है। नेक्स्ट 8वां है आपका, अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था और इसका अथवा है बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है, ठीक है। 8वां प्रश्न ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? इसका अथवा है वीर शैव परंपरा क्या थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आता है आपका, मुकद्दम मंडल के कार्य लिखिए और इसका अथवा है मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आप देख लीजिए, 11वां प्रश्न रहेगा आपका, संथाल कौन थे और इसका अथवा है पहाड़ियों किन्हें कहा जाता था, पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न आप देख लीजिए, शाहमल कौन थे? इसका अथवा है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 12वां प्रश्न ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 13वां, 2 नंबर का रहेगा, ये भी 13वां है आपका, गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और इसका अथवा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। 13वां प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न आता है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है? अथवा है आपका R.V. धुलेकर ने संविधान सभा में भाषा के संबंध में क्या तर्क दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न आप देख लीजिए, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में P. पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया? इसका अथवा है संविधान के मसविदे में विषयों की कौन सी सूचियाँ बनाई गई है, ठीक है। 15वां प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न 3 नंबर का, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ लिखिए। अथवा है इसका सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार निर्माण कला एक नमूना था, लिखिए। नेक्स्ट 17वां है आपका, पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है प्राचीन काल में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए। 18वां, महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। इसका अथवा है महायान बौद्ध मत का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न है आपका, विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले 2 स्रोतों का वर्णन आपको करना है। अथवा है आपका प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीके से क्या परिवर्तन आया, लिखिए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं का वर्णन, ठीक है, और अथवा इसका भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए।
22वां प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया। और अथवा है आपका, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे। ठीक है, नेक्स्ट 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर आपको दर्शाना है। ठीक है, मानचित्र आपको तैयार करना है। सांची कहाँ पे है, एमपी में है ये। ठीक है, और दूसरा है आपका गिरनार पर्वत, कलिंग उड़ीसा में है, सारनाथ। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। अथवा भी आप देख लीजिए, मानचित्र पर दर्शाना है। उज्जैन आपको दर्शाना है। सोपारा, पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे ये, बिहार राज्य में है। मेरठ कहाँ पे, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इनको मानचित्र पर आपको दर्शाना है। ठीक है, ये आपका दृष्टिबाधित छात्र के लिए रहेगा। और ये देखिए आपका मानचित्र कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, मानचित्र में आप देख लीजिए, ये एमपी रहेगा। ठीक है, ये गुजरात, इसके नीचे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाला है आपका यूपी, इस प्रकार से ये पंजाब हो जाएगा, हरियाणा। इस प्रकार से आपको मानचित्र में दर्शाना है। कंप्लीट इसको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से के अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने कर लिया है इतिहास विषय का। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।